और आज हम अपने इस वीडियो में डीएलएड 4 सेमेस्टर के एक विषय शांत शिक्षा एवं सतत विकास के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम आज दूसरे अध्याय व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, जो मूल्य किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं, अपने मूल्यों का विकास स्वयं करता है और उसके व्यक्तित्व का, उसके मूल्यों का प्रभाव समाज पर पड़ता है और उसका सामाजिक विकास होता है। तो इस चैप्टर में हम व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के बीच संबंधों के संबंध में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो हम जानते हैं व्यक्तित्व, जिसे हम अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, इसका सामान्य अर्थों में हम ये समझते हैं कि व्यक्ति के जो निजी गुण, विचार, सोच, प्रवृत्ति या स्वभाव होते हैं, वही उसके व्यक्तित्व की माप है। हम अन्य व्यक्तियों से उसकी तुलना करते हैं और यह जान पाते हैं कि किसी एक विशेष व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि मानव व्यवहार, कार्य, स्वभाव, सोच, प्रवृत्ति तथा चरित्र एक समान नहीं होते। प्रत्येक में कुछ न कुछ जरूर भिन्नता होती है। व्यक्तियों की शारीरिक संरचना, वेशभूषा आदि में अंतर होता है। हो सकता है कि कोई चीज़ एक व्यक्ति के लिए सही हो, परंतु वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए गलत भी हो सकती है। ठीक है, और यही विचार उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं की तुलना अन्य व्यक्तियों के कार्य, स्वभाव, सोच, प्रवृत्ति तथा चरित्र से करते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति स्वयं के बारे में जितने अच्छे विचार रखता है, दूसरे के बारे में विचार उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। साधारण बातचीत में प्रयुक्त व्यक्तित्व शब्द कुछ ऐसे ही गुणों अथवा विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक है, साधारण बातचीत में हम इसी प्रकार के भावों को रखते हैं। तो जॉन डी मेयर कहते हैं कि यदि आप जीवन में श्रेष्ठ होना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व के साथ साथ दूसरे के व्यक्तित्व को समझना भी होगा। तो ये तो हो गई सामान्य बातचीत, जो हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में व्यक्तित्व का अर्थ लेते हैं। लेकिन यदि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी से का हिंदी पर्याय है, और पर्सनालिटी जो है वह लैटिन भाषा के परसोना से बना हुआ है। ये बात आप ध्यान रखने वाली है कि पर्सनालिटी जो है वो परसोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नकाब, नकाब या मुखौटा। ये शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? तो ये ग्रीक जो देश हमारा है उसमें नाटक हुआ करते थे, और ये जो मुखौटा वो नाटक के समय लगाते थे, उसे ही हम परसोना कहते थे उस समय। ठीक है, तो व्यक्तित्व का इस प्रकार से अर्थ हुआ व्यक्ति के बाह्य अंग रंग रूप से लगाया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। और वैज्ञानिक इसलिए घोषित किया गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर से जिस तरह का दिखता हो वह आंतरिक रूप से भी उसी प्रकार का हो। ठीक है ना, तो स्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्धारक तत्व नहीं हो सकता, इसलिए क्या कर दिया गया, इसे अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो बाद में व्यक्तित्व की जो परिभाषा है उसमें जब मनोविज्ञान का सम्मिलन किया गया, तो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का बाह्य आवरण और आंतरिक तत्व दोनों ही के सम्मिश्रण को या गतिशील सम्मिश्रण को व्यक्तित्व कहा जा सकता है। अर्थात व्यक्तित्व जो है और व्यक्ति का न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक तत्व का सम्मिलित रूप है। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है अंदर की भावनाएं, चरित्र, व्यवहार जो है वो, और बाहर से वो उसका किस प्रकार दिखाई देता है, उसका बाहरी वातावरण पर किस प्रकार का प्रभाव है, यह दोनों का सम्मिलित रूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, व्यक्तित्व के अनुसार यह व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है।
व्यक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार करने के कारण व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन भी है, क्योंकि व्यक्तित्व लगातार बदलता रहता है, पर जैसे जैसे पर्यावरण वातावरण आसपास का माहौल बदलता है व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो आइए कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात का मतलब ये है कि जो जन्म से होते हैं, अर्थात आंतरिक गुण। ठीक है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति जब वातावरण के साथ अंतःक्रिया व्यवहार करता है तो उस कुछ नई प्रवृत्तियों को अर्जित करता है, और इसी जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों के योग को व्यक्तित्व कहा जाता है, ऐसा वैलेंटाइन मानते हैं। गिलफोर्ड कहते हैं व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यानी विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के जब गुण एक साथ मिलते हैं तो इसे ही व्यक्तित्व कहा जाएगा। बिग एवं हंट के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यानी व्यक्तित्व को हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान है ना, संपूर्ण व्यवहार जो है वही उस व्यक्ति उसे हम व्यक्तित्व कहेंगे। ड्रेवर कहते हैं कि व्यक्तित्व का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है। ठीक है। तो व्यक्तित्व शब्द हम कब प्रयोग करेंगे? जब व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक साथ ही सामाजिक गुणों को जब एकीकृत किया जाए, यानी एक साथ मिला दिया जाए, तथा गत्यात्मक संगठन के लिए, बदलते हुए संगठन के लिए किया जाए, तो इसको हम व्यक्तित्व का नाम देते हैं। जैसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है ना, जैसे जो ये व्यक्ति जो है अपने सामाजिक जीवन में जो भी अंतःक्रियाएं दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है उसके द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है। वाल्टर मिस्केल कहते हैं कि प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट स्वरूप से होता है, और इस स्वरूप में चिंतन और संवेग भी शामिल होते हैं। ठीक है ना। जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में की आने वाली परिस्थितियों के साथ जिस तरीके से समायोजन करता है ना, जिस चिंतन, जिस संवेग के साथ समायोजन करता है, उसे ही हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। आइजनेक कहते हैं कि व्यक्तिगत व्यक्ति के चरित्र, चित्र, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शारीरिक संगठन के का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ठीक है। अर्थात अपने ये एक चरित्र, चित्र, प्रकृति और ज्ञान और साथ में शारीरिक संगठन का एक स्थायी संगठन है। ठीक है ना। स्थायी संगठन है जो कि अपने वातावरण के समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं, लगभग 49 परिभाषाएं दी गई हैं, और उसके बाद इन 49 जो है परिभाषाओं को सम्मिलित करते हुए आलपोर्ट ने 50वीं परिभाषा दी है, एक व्यापक परिभाषा, जो कि आगे हम देखेंगे। तो व्यक्तित्व का स्वरूप, व्यक्तित्व का स्वरूप आलपोर्ट बताते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का, यानी हमारा मन और शरीर दोनों मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है ना। यानी मनोशारीरिक, शरीर के साथ साथ मन यानी आंतरिक शक्तियों को भी। ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के स्वरूप को स्टैगनर और कार्वास्की ने बताया है कि व्यक्तित्व का स्वरूप क्या होता है। तो हम व्यक्तित्व के स्वरूप को 3 रूपों में देख सकते हैं। एक तो है प्रेरणा के रूप में व्यक्तित्व, अर्थात व्यक्तित्व का अर्थ
अगर हम प्रेरणा के रूप में लें तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के द्वारा दूसरे को जब प्रभावित करता है किसी भी अपने ऐसे कृत्य द्वारा, तो उसी से प्रभावित होकर कुछ कार्य करना चाहता है, ठीक है ना, फिर उसी जैसा बनना चाहता है, तो हम कहते हैं कि ये उसका व्यक्तित्व है जिसने प्रभावित किया। ठीक, तो प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व को प्रेरणादायक व्यक्तित्व माना जाता है। ठीक, उसी प्रकार व्यक्तित्व एक प्रतिक्रिया के रूप में, यानी कि व्यक्तित्व को हम एक प्रतिक्रिया के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी समस्या या फिर कोई भी हमारे समाज में कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके प्रति व्यक्ति अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह अपने स्वभाव के अनुसार ही किसी समस्या पर अपने विचार को, अपनी प्रतिक्रिया को देता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रतिक्रिया का रूप माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूप हम मान सकते हैं व्यक्तित्व एक मध्यवर्ती चर के रूप में, अर्थात कभी कभी मध्यवर्ती चर का मतलब कभी कभी दो अलग अलग चीज़ों के बीच संबंध जो स्थापित करना होता है। तो व्यक्तित्व के जीवन में कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जो उसके समक्ष नई प्रकार की चुनौतियों को उत्पन्न करती हैं। ऐसे में सकारात्मक परिवेश विकसित करना व्यक्ति सरलता से इस स्थिति में निपट लेता है अगर वह उन समस्याओं के बीच एक निश्चित संबंध स्थापित कर लें। तो आलपोर्ट इसी को जो है विस्तृत रूप से बताते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है ना। फिर बाद में उन्होंने संशोधन भी किया और कहा कि व्यक्तित्व केवल वातावरण के साथ समायोजन ही निर्धारित नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति की पहचान बताने वाले उसके विशिष्ट व्यवहार एवं विचारों का भी निर्धारण करता है। ठीक है, तो अपने आसपास के वातावरण से ही केवल समायोजन नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की जो पहचान है, जिस गुणों के कारण उसे पहचाना जाता है, उसके विशिष्ट व्यवहार एवं विचारों का भी निर्धारण करता है। ठीक, इस प्रकार आलपोर्ट ने बाहरी और भीतरी दोनों व्यक्तित्व के अंतर्गत बाहरी और भीतरी आंतरिक गुणों पर भी दोनों पर ही बल दिया, लेकिन इस पे आंतरिक गुणों पर अधिक बल दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की प्रकृति को निम्नलिखित रूप में जो है विश्लेषित किया। उन्होंने बताया कि ये एक मनोशारीरिक तंत्र है। मनोशारीरिक तंत्र का मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों ही पक्ष जिसमें सम्मिलित हों, यानी हमारा मस्तिष्क, हमारा मन जिसमें सम्मिलित हो और साथ ही साथ शरीर, बाह्य शरीर जो है ना, तो जिसमें दोनों सम्मिलित हो, वो एक मनोशारीरिक तंत्र ही व्यक्तित्व है। यह तंत्र तत्वों का एक गठन होता है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व शील गुण, संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, चित्त प्रकृति, चरित्र, अभिप्रेरक आदि हैं जो मानसिक गुण हैं, परंतु इन सब का अधिकार शारीरिक अर्थात व्यक्ति की ग्रंथीय प्रक्रियाएं एवं तंत्रीय प्रक्रियाएं। ठीक है ना, यानी ये जो शील गुण, संवेग, आदत, ज्ञान इत्यादि है, ये सब कैसे नियंत्रित होते हैं, तो हमारे तंत्रिकाओं द्वारा, हमारे आंतरिक शरीर के भागों द्वारा जो है नियंत्रित होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व हमारा मनोशारीरिक तंत्र है। साथ ही कहते हैं कि ये गत्यात्मक संगठन भी है। गत्यात्मक संगठन का मतलब ये होता है कि हमारे जो मनोशारीरिक तंत्र हैं वह भिन्न भिन्न तत्व जैसे शील गुण, आदत इत्यादि एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अलग होते हुए भी एक दूसरे से यह इस प्रकार से संगठन है कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। इस संगठन में परिवर्तन संभव है। अर्थात ये जो संगठन है, मन, मस्तिष्क या और हमारे शारीरिक अंगों के बीच जो संगठन है, ये इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक गत्यात्मक संगठन है। संगतता की बात करें तो व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में संगत होता है।
संगतता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का व्यवहार दो भिन्न अवसरों पर भी लगभग एक समान होता है। जैसे कि व्यक्ति जैसे ईमानदार है तो वह किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी को दिखाएगा, ठीक है ना, तो इसे ही संगतता कहेंगे। वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, व्यक्ति मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन पाया जाता है तो वह अपने जिस वातावरण में जाता है, अलग अलग वातावरण में जैसा भी उसको वातावरण मिलता है अपने आसपास का, उसी में वह समायोजित हो जाता है। अपने वातावरण समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार, होने वाला संवेग आदि अपूर्व होता है। इसके कारण वह वातावरण के साथ समायोजन करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न शील गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन होता है जिसके कारण व्यक्ति व्यवहार, विचार का किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अर्थात अपूर्व होता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी वातावरण में अपने विशेष प्रकार से जो है वो व्यवहार करता है। अब आइए व्यक्तित्व की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। सबसे पहला स्व जागरूकता और आत्मचेतना। तो व्यक्तित्व की सबसे पहली विशेषता है कि ये आत्मचेतना का होना, ठीक है। तो आत्मचेतना यानी कि किसी भी चीज को स्वयं समझना ना। जब व्यक्ति को अपनी इस विशेषता के कारण उसे व्यक्ति को जो है सर्वोच्च प्राणी का स्थान प्राप्त हुआ। आत्मचेतना, स्वयं से समझ लेना चीजों को, उसमें व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया गया। बालकों एवं पशुओं में आत्मचेतना का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए उनके गुणों के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जब व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि समाज में उसकी क्या स्थिति है, तभी उसमें व्यक्तिगत विकास होना स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो आत्मचेतना का होना, स्वयं से किसी चीज को समझना, ठीक है। निरंतर निर्माण की क्रिया, अर्थात व्यक्तित्व जो होता है वो उसका निर्माण निरंतर होता रहता है। जैसे जैसे वह विकास करता है, ठीक है, अलग अलग समाज में जाता है, अलग अलग वातावरण प्राप्त करता है, तो उसमें लगातार उसमें निरंतरता पाई जाती है। अर्थात उसका व्यक्तित्व निरंतर परिमार्जित होता रहता है, व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं आती है, ठीक है। उसके विचार, भाव, अनुभव, सोच धीरे धीरे बदलते हैं, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का स्वरूप भी लगातार बदलता है और यह क्रिया शैशवावस्था से जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है। तो इसी में जो है गैरिसन ने कहा कि व्यक्तित्व तो निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इसकी एक विशेषता, ठीक है। तो अच्छे व्यक्तित्व में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छे स्तर का होता है, ठीक है ना। तो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम प्रकृति का होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला एक व्यक्तित्व में इच्छा शक्ति होती है, वह शक्ति जो व्यक्ति को उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से लड़ते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। इसे दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो यह दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्तित्व को आकर्षित बनाता है ना। तो एक अच्छे व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, मनुष्य हमेशा एक निश्चित उद्देश्य को लेकर कार्य करता है, उसके प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई न कोई लक्ष्य अवश्य छिपा रहता है। तो उसके व्यवहार व लक्ष्यों को जानकर ही हम उसके व्यक्तित्व में के विषय में सहज अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात एक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का किसी भी कार्य को करते समय उसके लक्ष्य जो है वो निश्चित होते हैं। व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं, उसमें कितना ज्ञान है, ठीक है। ये भाटिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिकता, व्यक्तित्व में सामाजिकता का गुण भी निहित होता है। तो अब व्यक्तित्व मनुष्य में है और मनुष्य को समाज से हम अलग नहीं रख सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब क्या है कि एक मूलभूत गुण है, अतः व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिकता का होना आवश्यक है,
ठीक है। सामंजस्य का गुण, एक अच्छे व्यक्तित्व में सामंजस्य का गुण भी होता है। व्यक्ति को केवल बाह्य वातावरण से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन से भी सामंजस्य स्थापित करना होता है। ठीक है ना। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन का मतलब आंतरिक। ठीक है। तो जब व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। यही कारण है कि अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में के व्यवहार में अलग अलग अंतर पाया जाता है। ठीक है ना। वस्तुतः मानव अपने व्यक्तित्व को अपनी दशाओं और स्थितियों के अनुकूल बनाता है। ठीक। तो सामंजस्य तो जो है प्रभावित होता है। एकीकरण, एकीकरण का मतलब व्यक्तित्व निर्माण में व्यक्ति का कोई एक अंग काम नहीं करता बल्कि सभी अंग, चाहे वो शारीरिक अंग हो या फिर आंतरिक प्रवृत्तियां विचार हों, सभी एक साथ मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसे ही एकीकरण कहा जाता है। एकीकरण का तात्पर्य व्यक्तित्व के एकीकरण से यहाँ पर लिया गया है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अकेले कार्य नहीं करता, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेले कार्य नहीं करता है। ये तत्व नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि है। तो व्यक्तित्व के इन सभी तत्वों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। ये सभी एक साथ मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व की सभी शक्तियां गुणों का एक संगठन और एकीकरण है। ठीक है। तो ये रहा व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के 5 सबसे बड़े गुण। ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के 5 सबसे बड़े गुणों की अगर बात की जाए तो ये जो 5 गुण हैं ये व्यक्ति के निर्धारक हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये 5 गुणों द्वारा ही व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। ठीक है ना। अब पहला है खुलापन, ओपननेस। अर्थात व्यक्ति जो है व्यक्तित्व में खुलापन भावना, खुलापन की कला, साहस, असामान्य विचार, कल्पना, जिज्ञासा एवं विविध अनुभवों की प्राप्ति के प्रति सामान्य प्रशंसा है। यह गुण कल्पनाशील लोगों को व्यवहारिक एवं परंपरागत लोगों से अलग करता है। ठीक है। तो एक जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर जब खुलापन का गुण पाया जाता है तो वह अन्य लोगों से एक अलग दिखाई देता है। ठीक है। जिन लोगों का व्यक्तित्व खुला होता है वे बौद्धिक रूप से उत्सुक, कला की सराहना करने वाले तथा खूबसूरती के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनकी तुलना जागरूक, अधिक रचनात्मक एवं परिपूर्ण लोगों से की जाती है। उसमें अपरंपरागत धारणाओं की अधिक संभावना रहती है। ठीक है ना। यानी नयापन उनके अंदर रहता है। जिन भी व्यक्तियों का व्यक्तित्व खुलेपन वाला है उनमें कुछ नयापन रहता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। खुले व्यक्ति वाले जटिलता, अस्पष्ट गूढ़ता की अपेक्षा अधिक सादगी, ईमानदारी, स्पष्टता पसंद करते हैं। वे जिन विषयों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं उन्हें अनाकर्षक जो है वो मानते हैं। ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं चैतन्यता, कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाएगा। तो व्यक्तित्व में जो चैतन्यता का गुण है वह निहित होता है। चैतन्यता को कर्तव्य निष्ठा भी कहते हैं। अर्थात चेतना का ज्ञान होना, अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना, किस परिस्थिति में किस प्रकार का कर्तव्य व्यक्ति को करना चाहिए वह उसकी चैतन्यता कहलाती है। चैतन्यता स्व अनुशासन दर्शाने, कर्तव्य परायण रहने तथा कार्य सिद्धि को लक्ष्य बनाने की एक प्रवृत्ति है, एक गुण है। यह गुण सहज व्यवहार के बजाय योजनाबद्धता के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है और यह हमारे आवेगों को नियंत्रित, विनियमित, संचालित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। ठीक है। तो व्यक्तित्व का प्रथम गुण चैतन्यता ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला गुण बहिर्मुखता। बहिर्मुखता का मतलब तू अपनी भावनाओं को
बाहर दूसरों के साथ व्यक्त करने का गुण जो है बहिर्मुखता कहलाता है और व्यक्तित्व का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, सकारात्मक भावनाएं, मिलनसार का होना, उत्तेजना एवं दूसरों के साथ चाहने की प्रवृत्ति बहिर्मुखता की विशेषता एवं गुण होते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति बहिर्मुख व्यक्तित्व वाले होते हैं वो बाह्य जगत के साथ माने बाहरी वातावरण में स्पष्ट रूप से जुड़ने और अन्य लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उन्हें ये अच्छा लगता है और ऐसे अधिकांशतः उत्साहित रहते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, ये बात है। अब अंतर्मुखी लोगों में जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं वह अपनी बातों को दूसरों से कह नहीं सकते हैं, यानी उनको कहने में अच्छा हिचक महसूस होती है। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को बाहरी जगत के अन्य लोगों के साथ बड़ी ही स्पष्टता से बिना झिझक के व्यक्त करते हैं, बातचीत करने में इनकी रुचि होती है। ठीक है, तो ये है बहिर्मुखता। सहमति जन्यता है, सहमति जनता मतलब किसी दूसरे के विचारों के प्रति सहमति जताना सहमति जनता कहलाता है। इसका मतलब सहमति जनता दूसरों के प्रति शंकालु एवं विरोधी होने के बजाय संवेदनशील एवं सहयोगी होने की प्रवृत्ति है। ठीक है ना, अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे के विचारों के प्रति संवेदनशील हो, उसके विचारों को माने, समझे, समझने के बाद उसे वरीयता देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर होती है वो सहमति जन्यता कहलाती है। देखो ये सहमति जन्यता जो होती है, जब हम समाज में जाते हैं तो अगर हम किसी व्यक्ति के विचारों को महत्व देते हैं तो ये बड़ा ही प्रभावित करता है। हम जाएंगे किसी व्यक्ति को खुद हमसे कहता है हम उसको नकार दें, ठीक है, तो यह हम उससे नकारने का मतलब उसे असहमति जताएं तो ये उचित नहीं होता है। व्यक्तित्व में सहमति जन्यता का गुण होना चाहिए। यह विशेषता सामाजिक सद्भाव के लिए सामान्य चिंता के रूप में व्यक्तिगत मतभेदों को दर्शाती है। ठीक, साधारणतया ठीक है, असहमत लोग अपने स्वार्थ को दूसरों के साथ चलने से ज्यादा मानते हैं। साधारणतया वे दूसरों की भलाई के बारे में उदासीन रहते हैं, दूसरों के लिए उनके सामने आने की कम संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए एक अच्छे व्यक्तित्व में सहमति जन्यता का गुण होना चाहिए। ठीक है, स्नायु विकृति को मनोक्षुब्धता भी कहते हैं। मनोक्षुब्धता क्रोध, चिंता, अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करने की प्रवृत्ति है। कभी कभी भावनात्मक अस्थिरता भी कहा जाता है। जो लोग अधिक मनोविक्षुब्ध होते हैं वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील तथा तनाव के प्रति कमजोर होते हैं। साधारण हालातों में भी संकटपूर्ण मामूली कुंठाओं निराशाजनक रूप में कठिन मानने की संभावनाएं उनमें अधिक होती हैं। उनमें नकारात्मक भावनाएं, प्रतिक्रियाएं असामान्य रूप से लंबे समय तक बने रहने की संभावना है, जिसके कारण वे अधिकांशतः खराब मनोस्थिति में रहते हैं। तो ये भी एक व्यक्तित्व का गुण है। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्तित्व का नकारात्मक गुण है। मनोविक्षुब्धता व्यक्ति में भावनात्मक नियंत्रण समस्याएं, स्पष्ट रूप से सोचने, निर्णय लेने एवं तनाव के साथ संघर्ष करने की क्षमता को कम करती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मनोविक्षुब्ध नहीं होते हैं वे साधारण रूप से परेशान नहीं होते तथा भावनात्मक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। वे शांत, भावनात्मक रूप से स्थिर तथा सतत नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शांत मन वाले अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। ठीक, तो इन सभी बीमाओं में एक विशेष तथ्य सम्मिलित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में अनुशासित, उत्तरदायी, सहयोगी, सावधान, कला प्रेमी को
आदि को प्रदर्शित करता है। दूसरी या विपरीत परिस्थितियों में असावधान, रूखा, कमजोर, मजाकिया, जिद्दी जैसे नकारात्मक गुणों को प्रकट करता है। ठीक है, करते हैं हम व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास की। व्यक्तित्व और सामाजिक विकास किस प्रकार से एक दूसरे को संबंधित हैं। ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के निर्माण एवं विकास में वह मुख्य योगदान करता है। जन्म के समय नवजात शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। शिशु का पालन पोषण के बाद जिस तरह की परिस्थितियों में होता है उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का विकास सामाजिक या असामाजिक रूप में होता है। जब बालक के समक्ष सामाजिक परिवेश कुछ इस तरह का होता है कि समाज नियमों, परंपराओं, आदर्श एवं मानकों को सरलता से सीख लेता है, तभी लोग यह कहते हैं कि बालक के व्यक्तित्व में के सामाजिक पहलू विकास ठीक प्रकार से हुआ है। दूसरी ओर यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि जिसमें बालक समाज के नियमों को ठीक से नहीं सीख पाए तो यह कहा जाता है कि बालक का सामाजिकरण ठीक से नहीं हो पाया। ऐसे बालक को समाज में सामंजस्य स्थापित करने में अधिक कठिनाई होती है। बालक का सामाजिक विकास होगा कैसे, ये समझने वाली बात है। तो इसके लिए बालक द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित आचरण को सीखना, उसके अनुरूप व्यवहार करना पहला काम। दूसरा किया जाता है समाज द्वारा स्वीकृत सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना। तीसरा सामाजिक मनोवृत्ति अभिवृत्ति का विकास करना। तो इन गुणों को हमें बालक में विकसित करना होता है जिससे बालक का सामाजिकरण हो सकता है। प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियां मूलतः दो तरह के वातावरण में उत्पन्न होती है। पहला घरेलू यानी घर में, और दूसरा जो है सबसे पहले वातावरण अपने आसपास पड़ोस में। उसके बाद बालक विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में उसका सामाजिक विकास होता है। अगर हम देखें घर के अंदर, तो घर के अंदर माता पिता, भाई बहन, परिवार, अन्य सदस्यों के साथ वह अंतःक्रिया करता है और सामाजिक अनुभूतियों को प्राप्त करता है। फिर वो इसके बाद समाज में बाहरी अपने पड़ोस में जाता है और उस अपने लोगों से अंतःक्रिया करता है और वहाँ पर सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। अब इनमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जो कि सकारात्मक चीज़ें करती हैं, कुछ उसी में कुछ नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं जिसे बालक जो है वो सीखता है। सामाजिक विकास जो है सामाजिक वातावरण के अनुरूप जो परिवर्तित होता है, तो जैसा सामाजिक वातावरण होगा वैसा बालक का सामाजिक विकास होता है। यदि बालक अपने सामाजिक वातावरण के अनुरूप खुद को परिवर्तित नहीं करता है तो उसे समाज में सामंजस्य स्थापित करने में अत्यधिक कठिनाई भी होती है। ठीक ठीक, मतलब यह है कि बालक को समाज के अनुरूप अपने आप को ढालना होता है। बालक के सामाजिक वातावरण को नियंत्रित एवं परिवर्तित करके उसका उचित रूप से सामाजिक विकास किया जा सकता है। बालक के समाजीकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसी समाज के आदर्श, मूल्यों, परंपराओं, नियमों और नैतिक मापदंडों की जानकारी शिक्षा से ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो शिक्षा जो है बालक के बालक के नैतिक गुणों को और उस फलस्वरूप व्यक्तित्व के विकास में जो है सहायता करती है। व्यक्तित्व विकास में वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो बालक का वातावरण क्या होगा, उसका सबसे पहले तो परिवार, परिवार के बाद समाज, उसके बाद विद्यालय। तो हम इन सभी को अलग अलग चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिवार प्रकार के सदस्य होते हैं, है ना। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ इत्यादि परिजन के संपर्क में वो सबसे पहले आता है। फिर उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, उनके प्यार, दुलार, ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, दंड इत्यादि का प्रभाव बालक पर पड़ता है। ठीक है ना, तो उस बालक का जो है सामाजिक विकास उसी प्रकार का होता है।
तो परिवार में ज़्यादा कलह होने से परिवार की संघर्षपूर्ण जीवन शैली तथा परिवारजनों की प्रवृत्तियां, महत्वाकांक्षा, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता एवं आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रदान करती हैं। अब आते हैं पास पड़ोस। जो बालक परिवार से निकलता है तो कहाँ पहुँचता है? सबसे पहले अपने पड़ोस में पहुँचता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसा पड़ोस वैसा बालक। ठीक है, तो यह बात जो है एकदम बिल्कुल सत्य है कि बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस आस पड़ोस में रहता है, उसका प्रभाव बहुत ही उसके ऊपर पड़ता है। बच्चों में अनुशासन की, हरलाक कहते हैं, हरलाक महोदया कहती हैं कि बच्चों के अनुशासन की भावना, समझदारी, उत्तरदायित्व, आत्मसम्मान जैसे शील गुण का विकास होता है। दूसरी तरफ यदि पास पड़ोस में चोर डकैती, यानी कि ऐसे पड़ोस में जो हैं अच्छे व्यक्ति न रहते हों, ठीक, चोर डकैत अपराधी, है ना, निम्न व्यक्ति गुणों वाले अगर पड़ोस में व्यक्ति हैं तो बच्चे भी उनका अनुकरण करने लगते हैं और धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, जो कि असामाजिक शील गुण है, उचित नहीं होता। तो जो व्यक्तित्व के विकास में पड़ोस का भी बड़ा महत्व है। अब जैसे ही बालक पड़ोस के बाद वह जैसे विद्यालय शुरू करता है तो विद्यालय भी उसका एक लघु समाज है और वहाँ पर भी बालक का सामाजिक विकास होता है। तो विद्यालय का प्रभाव अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व पर शिक्षक साथियों के प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का व्यक्तित्व, बालक के प्रति उसका व्यवहार, इन दोनों बातों का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षक विचारों, जो शिक्षक के विचार, बालक जो विद्यालय में जाकर शिक्षक के विचारों को सीखता है, नैतिक आचरणों को सीखता है, अन्य प्रकार के बालकों से जो बातचीत करता है, ठीक है ना, तो बालकों के नैतिक आचरण का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। शिक्षक का व्यक्तित्व भी बालक को प्रभावित करता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व जो है उच्च नैतिक गुणों वाला होना चाहिए, क्योंकि जो बालक होते हैं वो उसके व्यक्तित्व का अनुकरण करते हैं। ठीक, समांतर विद्यालय में बालक के सहपाठी होते हैं, उसके साथी होते हैं। आयु, उच्च कक्षा के विद्यार्थी छोटी आयु कक्षा के विद्यार्थी के साथ अधिकारपूर्ण व्यवहार करता है। यह व्यवहार स्नेहपूर्ण भी हो सकता है, निर्दयी भी हो सकता है, परंतु बालक के व्यक्तित्व पर सहपाठियों अथवा विद्यालय के साथियों का सबसे अधिक प्रभाव खेल क्रीड़ा समूह पर अधिक पड़ता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ठीक। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि यह देखा गया है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर बालक होते हैं उनमें हीन भावना और निराशा अधिक होती है, क्योंकि वो जो चीज़ चाहते हैं वो उनको प्राप्त होने में कठिनाई होती है, इसलिए उन्हें उनमें हीन भावना आना स्वाभाविक है। जनसंचार का माध्यम, जो बालक जनसंचार के माध्यमों से जुड़े हुए होते हैं, पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि से जुड़े होते हैं, उनका ज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, जिसके कारण वे समाज में होने वाली चीज़ों के बारे में लगातार जानते रहते हैं और उनके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं सांस्कृतिक कारक। बालक के समाज की संस्कृति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर बड़े ही जो है ऐसा कह सकते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो संस्कृति में रहने और सोचने के ढंगों में, दैनिक क्रियाओं में, कक्षा में, साहित्य में, धर्म, मनोरंजन और सुखोपयोग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। संस्कृति कहते हैं, संस्कृति क्या है, मैं कायवर और पेज ने बताया कि संस्कृति है हमारे सोचने के ढंग, दैनिक क्रिया, कक्षा में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन, सुखोपयोग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति ही संस्कृति है। दूसरे शब्दों में संस्कृति क्या है? संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसका समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, रहन सहन, आदतों, तौर तरीकों से हम ये कह सकते हैं कि जिस संस्कृति में कोई बालक रहता है, जिस मान्यता को मानने वाले लोगों के बीच बालक रहता है, उसी प्रकार के व्यक्तित्व वाला बन जाता है। हम देखते हैं कि हमारे देश में या फिर अन्य देशों के में विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं, तो बालक भी उन्हीं मान्यताओं को मानता है।
ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानता है, अन्य धर्मों में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसके नियम कायदों को मानता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब आते हैं से किया जाएगा। इस प्रकार से होता है विभिन्न आयु वर्गों में। ठीक है। तो गर्भकाल में व्यक्तित्व का विकास, तो गर्भकाल में अनुवांशिक कारकों का व्यक्तित्व के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था की परिस्थितियां जन्म के पश्चात विकसित होने वाली व्यक्तित्व संरचना की आधारशिला कही जाती है। ठीक है ना। यानी गर्भावस्था में जिस प्रकार के अनुवांशिक गुण बालकों में होंगे वह जन्म लेने के पश्चात अनुमान लक्षणों में दिखाई देंगे। ठीक है ना। उसका लिंग निर्धारित हो जाता है। शैशवावस्था में जब बालक जन्म लेता है तो शैशवावस्था में जो व्यक्तित्व है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्तित्व का विकास आरंभ होता है, व्यक्तित्व के विकास का आरंभ होता है। परिणामस्वरूप शिशु में वैयक्तिक विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व, बाल्यावस्था के दौरान बालक में व्यापक परिवर्तन होते हैं। तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व पर माता पिता, संबंधियों, साथियों का अधिक प्रभाव होता है। ठीक है। इसलिए कुछ बालक शांत, कुछ वाचाल, कुछ गुमसुम, कुछ नेतृत्व में रुचि लेने वाले हो बन जाते हैं। किशोरावस्था में व्यक्तित्व सबसे ये जो तनाव, जटिलता, तूफानों की अवस्था है, तो इसलिए बालक के शरीर में आंतरिक और बाह्य रूप से भी, संवेगात्मक रूप से, कुछ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक रूप से भी परिपक्वता आती है और परिवर्तन होते हैं। तो इस अवस्था में बालक अपनी भावना, इच्छा और संवेगों को अधिक महत्व देने लगता है। व्यक्तित्व का स्थिरीकरण होने लगता है। बालक अवांछित आदतों को त्यागने और वांछित आदतों को जो स्वीकार करने लगता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था है। इस अवस्था में किशोरावस्था में विकसित हुए व्यक्तित्व प्रायः स्थिर हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने लगता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व आ जाने से व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण हो जाता है और वह स्वतंत्र चिंतन करने लगता है। उसकी सृजनात्मकता शक्ति में वृद्धि भी हो जाती है। ठीक है। व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति, सोशलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड पीस। ठीक है ना। तो व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति में क्या संबंध है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो हम ये जानते हैं सामाजिक प्राणी है, में रहकर अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। ठीक। तो जन्म से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रत्येक पहलू समाज का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का समाज के विभिन्न सदस्यों से सहयोग, संघर्ष, अंतःक्रिया का होना स्वाभाविक है। जन्म के पश्चात नवजात शिशु न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। तो शिशु का पालन पोषण करने के बाद जिस तरह की परिस्थितियों में होता है उसी प्रकार के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का विकास सामाजिक या असामाजिक हो जाता है। तो समाज के इन सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सहयोग, दूसरा प्रतिस्पर्धा, तीसरा संघर्ष, चौथा व्यवस्था, पांचवा आत्मसातीकरण। तो उपयुक्त 5 आधारों पर हम सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्था, आत्मसातीकरण सामाजिक अंतःक्रिया के सकारात्मक आधार हैं जिससे इस समाज का विकास होता है। इसके विपरीत संघर्ष एक नकारात्मक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप समाज में हिंसा, असंतोष और अत्याचार एवं विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। समाज में बढ़ती हिंसा, असंतोष, असमानता को देखते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, समानता, सहिष्णुता, गरिमा एवं भारत एवं विश्व की सांस्कृतिक विधियों को
मुख्य स्थान प्रदान किया जाए। वर्तमान में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत भावनात्मक पक्ष की अनदेखी तथा संज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसके कारण भौतिक विकास तो हुआ है, परंतु इससे समाज में असामाजिकता को भी बढ़ावा दिया है। अतः ऐसी स्थिति में शांत शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व में करुणा, दया, प्रेम, सहिष्णुता एवं वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही उसके नैतिक एवं मानवीय मूल्यों पर बल दिया जाना चाहिए, जो मानव जगत के मध्य सामंजस्य स्थापित करने पर बल दें। ठीक है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डार्विन ने योग्यतम उत्तरजीविता अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष को अपने शोध के आधार के सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत जंगली पशुओं पर लागू तो हो सकता है, परंतु मानव जगत पर नहीं, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के कमजोर, अपंग, अपाहिज, मंद बुद्धि जैसे व्यक्ति पाए जाते हैं। उनको संरक्षण भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि प्रत्येक समाज में नैतिक मूल्य, आदर्श, परंपराएं होती हैं जो कमजोर एवं निर्बल के संरक्षण को महत्व देती हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि शांति शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों, आदर्शों को पुनर्स्थापित किया जाए, जिससे समाज में सभी लोग सामंजस्य एवं भाईचारे के साथ रहें। इससे समाज एवं राष्ट्र दोनों की प्रगति का विकास होगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।